हेलो एंड वेलकम ऑल टू एजी स्टेप टेक्निकल क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में डिस्कस किया था, जो कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स होता है, वो किन पदार्थ से मिलकर बना होता है और कहाँ पर यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग, ये पार्ट सेकंड है, और इस वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिक फंडामेंटल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। विद्युत धारा क्या होता है, सिंपल सर्किट कैसा होता है, वोल्टेज, करंट और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सभी पदार्थ जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, और जो एटम होता है उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, और उन कणों में न्यूक्लियस होता है, नाभिक, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। ये नाभिक है, और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में होता है। यहाँ से हम ये जान सकते हैं कि सभी पदार्थ 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करें तो -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है, 19 कूलम होता है। और इसका द्रव्यमान की बात करें तो 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है। उसी तरह प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो सेम होता है इलेक्ट्रॉन का, बस ये पॉजिटिव में होता है। इस पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत सारी जगह पूछा जाता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई 1840 1840। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतनी चीज़ें ध्यान में रखना है। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये एक छोटा सा एसी और डीसी के लिए दिखाया गया है। हमारे पास जो सप्लाई होता है वो 2 तरह के होते हैं, एसी और डीसी। उसके बारे में डिटेल अभी हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सिंपल सर्किट डायग्राम, जो सरल विद्युत परिपथ होता है, वो 2 तरह के होते हैं। हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो विद्युत परिपथ होता है वो 2 तरह के होते हैं, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। जो सिंपल ओपन सर्किट होता है, जिसमें कि कोई भी कनेक्शन ओपन हो, उसमें विद्युत धारा फ्लो नहीं होता है। जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, उसमें विद्युत धारा फ्लो नहीं होगा। तो विद्युत धारा फ्लो होने के लिए कंडीशन ये है कि वो सर्किट में ओपन होना चाहिए, मतलब कि जो स्विच वगैरह है वो भी कनेक्ट होना चाहिए, तभी उसमें विद्युत धारा फ्लो होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर एक सिंपल सा सर्किट दिख रहा है, इसमें एक कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका है, जो अपने अंदर से विद्युत धारा को आसानी से फ्लो करवा सके, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक हो, उससे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत धारा फ्लो होगा जब ये सर्किट कंप्लीट होगा। तो स्विच को जब हम ओपन कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और विद्युत धारा फ्लो होने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस या कुछ भी, कोई भी लोड हो सकता है, और ये सोर्स है, जो भी एनर्जी सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए वो। तो ये एक सिंपल सर्किट डायग्राम यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब हम लोग बात करते हैं करेंट का। विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसके डेफिनेशन की बात करें तो किसी बंद परिपथ में आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन अ क्लोज सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि किसी बंद परिपथ में आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा में समय। विद्युत धारा बराबर फार्मूला होता है आवेश बटा में समय। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है और समय का मात्रक
सेकंड होता है। तो इसलिए यहाँ से विद्युत धारा का मात्रक कूलम प्रति सेकंड भी होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो इसका ऐसे ही मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, तो वही चीज़ें सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, डेफिनेशन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। किसी बंद परिपथ में आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इन अ क्लोज सर्किट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक सोर्स लगा हुआ है जिसको हम लोग बैटरी बोलते हैं, और ये स्विच है। जब इस स्विच को क्लोज करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा और लैम्प ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। एमीटर की बात करते हैं, तो एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हर एक चीज़ को मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ खरीदने, तो उसको मेज़र करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो उसी तरह इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी वोल्टेज, करेंट, पावर सभी को मापने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर यूज़ होता है। एमीटर को हमेशा लाइन के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि करेंट सीरीज़ में सभी जगह बराबर होता है, इसीलिए एमीटर को लाइन के सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। आप देखिए यहाँ पर एक एमीटर का सर्किट डायग्राम बना गया है। ठीक है ना, ये देखिए लाइन के सीरीज़ में यहाँ पर कनेक्ट किया गया है एमीटर को। ठीक है, ये एक सोर्स है और सिंबल ऐसा, सर्किट सिंबल ऐसा होता है, आपको ध्यान में रखना है। तो एमीटर से आप लोगों को इतनी चीज़ें ध्यान में रखना है। एमीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं और इसको लाइन के सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखेंगे, इसका प्रयोग न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा यूज़ होता है। 1 किलो एम्पियर बराबर 1000 एम्पियर या 1 × 10³ एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर बराबर 1/1000 एम्पियर या 1 × 10⁻³ एम्पियर। उसी तरह 1 माइक्रो, तो माइक्रो 10⁻⁶ हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस थोड़ा सी चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ये ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का पूरा नाम पहले आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने के लिए जो फोर्स यूज़ होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये एक फोर्स है, और इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को मूवमेंट करने के लिए जिस फोर्स की आवश्यकता होती है, जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है, उससे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ एनर्जी, यह एक ऊर्जा है, विच इट गिव्स टू ईच कूलम्स ऑफ चार्ज। ये चार्ज को एनर्जी देती है, मतलब मूवमेंट करने के लिए एनर्जी देती है, और इसका मात्रक वोल्ट होता है। ईएमएफ का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, और इसको प्रदर्शित करने के लिए ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इसको प्रदर्शित करने के लिए ई, और इसकी इकाई वोल्ट होता है, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। ठीक है, और इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं और वोल्टेज ड्रॉप IR। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं E बराबर V + IR। किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को चलाने हेतु विद्युत वाहक बल अनिवार्य है। कोई भी सर्किट में अगर विद्युत वाहक बल नहीं होगा तो उसमें विद्युत धारा फ्लो नहीं होगा, और हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई भी ऑपरेटर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, यह बल सप्लाई स्रोत जैसे बैटरी, डायनेमो आदि में होती है, और इसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक वोल्ट होता है। प्रतीक जो होता है, सिंबल होता है, वो ई होता है। चलिए आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट के बीच की जो डिफरेंस होती है, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस सर्किट में, और ए और बी 2 पॉइंट दिखाया गया है, तो 2 पॉइंट के बीच की जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट में नहीं है, जैसे कि यहाँ पर एक 5 वोल्ट की बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक 3 वोल्ट की बैटरी लगा हुआ है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट की है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो विद्युत धारा फ्लो नहीं होगा। किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो विद्युत धारा फ्लो नहीं होगा। ठीक
ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए किसी भी सर्किट में, विद्युत धारा फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसको ईएमएफ भी नॉर्मली कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, लेकिन ये ईएमएफ से थोड़ा इसकी वैल्यू कम होता है, जैसे कि ईएमएफ बराबर वीटी इंटू वीटी प्लस आई आर। वीटी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं, या सप्लाई स्रोत पर टर्मिनल जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग वीटी से प्रदर्शित करते हैं, और आई आर जो होता है वो वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर दिखाया गया है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में आप लोगों ने जान ही लिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। चलिए, हम लोग टर्मिनल वोल्टेज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो टर्मिनल पर वोल्टेज होता है उसे हम लोग टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। यह सप्लाई स्रोत के टर्मिनल पर उपलब्ध वोल्टेज होता है, ठीक है। इसका प्रतीक वीटी होता है, मतलब इसको डिनोट करने के लिए वीटी लिखते हैं, और इसको मेज़र करने के लिए वोल्टमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये वोल्टेज है, इसीलिए इसको मेज़र करने के लिए वोल्टमीटर यूज़ करते हैं। ईएमएफ में वोल्टेज ड्रॉप को जब घटा देते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज हमें प्राप्त हो जाता है। ईएमएफ से जब हम वोल्टेज ड्रॉप को घटा देते हैं, वोल्टेज ड्रॉप बराबर वी बराबर आई आर, तो ईएमएफ में से जब वोल्टेज ड्रॉप को हम घटा देंगे तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज निकल जाएगा। आई विद्युत धारा होता है और आर प्रतिरोध होता है, ठीक है। आप यहाँ पर पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इट इज़ अ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पोजीशन चार्ज फ्रॉम इन इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो ये एक वर्क डन एनर्जी है, ठीक है ना। V बराबर W/Q। पोटेंशियल है, सेम चीज़ है, इसका यूनिट वोल्ट ही होता है, ठीक है। और इसका मात्रक जूल पर कूलम या वोल्ट होता है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप क्या है, V बराबर IR। वोल्टेज ड्रॉप किसी क्लोज सर्किट में जितना वोल्टेज देते हैं उतना ही ड्रॉप होता है, ठीक है ना। मतलब कि कोई सर्किट है, उसमें V वोल्टेज दिए तो उसमें जो करंट होगा और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होगा, जब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको टोटल वोल्टेज पता चल जाएगा। तो इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, और इसको मापने के लिए वोल्टमीटर प्रयोग करते हैं। वोल्टमीटर का प्रयोग वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे वोल्टमीटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है, तो वोल्टमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, वोल्टेज को मापने के लिए। इसको हमेशा लाइन के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, समानांतर क्रम में, क्योंकि वोल्टेज समानांतर क्रम में सभी जगह बराबर होता है। इसको कनेक्ट करते समय एक बात ध्यान रखना है कि इसकी पोलैरिटी सही होनी चाहिए। अगर पोलैरिटी गलत कनेक्ट करेंगे तो यह वोल्टेज नहीं बताएगा, मतलब कि निगेटिव जाएगा, नीचे आपका टर्मिनल्स नीचे ही रहेगा। इसको प्लस का टर्मिनल्स प्लस से कनेक्ट करते हैं और माइनस का टर्मिनल को माइनस से ही कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ें है, सेम चीज़ें पिछले जो मीटर वाले में मैंने बताया, ठीक है। 1 किलो वोल्ट बराबर 1000 वोल्ट, या 1 × 10⁻³ वोल्ट। मिली वोल्ट बराबर 10⁻³ उसी तरह माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 होता है। इसका प्रयोग आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाने में पड़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर प्रयोग होता है। चलिए, अब हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, जो किसी सर्किट में विद्युत धारा के फ्लो होने का विरोध करता हो, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी क्लोज सर्किट में, इन अ क्लोज सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द अपोज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं, which offer opposition to the flow of current in DC is called resistance। DC सर्किट में विद्युत धारा के फ्लो होने का अपोज करता हो, विरोध करता हो, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और इसका फार्मूला R बराबर ρL/A। इसको हम लोग रो ऐसा बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये ρL/A, रो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपको ध्यान रखना है, ओम मीटर होता है या ओम सेंटीमीटर, इम्पोर्टेंट है। अब विशिष्ट प्रतिरोध की बात करते हैं, तो ये जो निर्भर करता है मटेरियल के प्रकृति पर निर्भर करता है और तापमान पर निर्भर करता है, टाइप ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर, और ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है, R बराबर ρL/A। और डेफिनेशन आपको याद रखना है प्रतिरोध का, विच ऑफर अपोजिशन द फ्लो ऑफ करेंट इन DC। DC सर्किट में
विद्युत धारा का फ्लो होने का अपोज करता है, जो उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी का सेम चीज़ थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, और मेज़र करने के लिए कुछ यहाँ पर मीटर्स यूज़ होते हैं, और आपको गैल्वेनोमीटर हो गया या व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल एम्पियर के बारे में आपको याद रखना है। डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये वैल्यू आपको याद रखना है। वैल्यू पूछे जाता है कुछ ज़्यादा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, बाकी इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको डेफिनेशन एक बार ध्यान में रखना है। एक अंतर्राष्ट्रीय एम्पियर परिभाषित किया गया है कि वह अचल धारा डीसी जो पानी के सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से गुजरती है, जो पानी होता है उसके सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से गुजरती है। कैथोड पर घुलनशील सिल्वर की दर 1.118 मिलीग्राम पर सेकेंड निगेटिव होता है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। बाकी ये दोनों वैल्यू का आपको ध्यान में रखना है। चलिए, कंडक्टेंस की अब हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस, चालकता। जैसे प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोध है, उसी तरह चालकता। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सबकी इम्पोर्टेंस है। चालकता क्या होता है? चालक का वह गुण जिसमें धारा का प्रवाह इससे होकर जाता है, चालकता कहलाता है। मतलब कि कोई भी कंडक्टर है, उसमें चालकता अगर नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होने के लिए उसकी चालकता ज़्यादा होना चाहिए। जिस कंडक्टर की चालकता जितनी ज़्यादा होगी, उसे उतना ही अच्छा कंडक्टर माना जाता है। जिस चालक की चालकता जितनी ज़्यादा होती है, उसे उतना ही अच्छा चालक माना जाता है। ठीक है, तो इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। जी बराबर 1/R, मतलब कि ये प्रतिरोध का उल्टा होता है। इसका मात्रक महो होता है। इसका मात्रक क्या होता है? महो, ओम का उल्टा। ठीक है ना, इसका मात्रक महो, ये ओम हो गया। ठीक है, और इसको उल्टा कर देंगे हम लोग, तो इसको हम लोग महो कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मात्रक महो होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये ओम का सिंबल है और ये महो का सिंबल है। ठीक, प्रतिरोध का ये उल्टा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टॉपिक हमारा है विद्युत की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में विद्युत धारा को विद्युत की बहने की दर से मापा जाता है। कितना टाइम में कितना विद्युत फ्लो हो रहा, ठीक है ना, कितना टाइम में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया, उसे हम लोग क्यों आवेश या विद्युत की मात्रा हम लोग बोलते हैं। तो बिजली की मात्रा बराबर एम्पियर में, मतलब आई एम्पियर में इंटू टाइम सेकंड में आई इंटू टी कर देंगे तो हमारा विद्युत की मात्रा निकल जाएगा। इसको हम लोग क्यों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विद्युत की मात्रा को किसी निश्चित समय बहने के लिए इकाई जो होता है वो कूलम्ब होता है। ठीक है ना, Q बराबर I इंटू टी। इसका मात्रक एम्पियर सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड भी होता है, या कूलम्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कूलम्ब जो होता है वो चार्ज का मात्रक होता है। इट इज़ द इमेजिंग फिनोमेना, इट इज़ द इमेजिंग फिनोमेना बाय which any substance experience force of attraction and repulsion is called charge। जो चार्ज होता है वो एक इमेजिंग फेनोमेना होता है, जिससे कोई भी व्यक्ति या कोई भी सब्सटेंस फील करता है अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स का। जैसे हम लोग मैग्नेट लेते हैं, दो मैग्नेट, अगर उसका पोलैरिटी सेम रहता है तो वो रिपल करता है। मैग्नेट को दो आप सामने रखो और दोनों को पोलैरिटी सेम रखो तो रिपल करता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में चार्ज होता है। ठीक है ना, तो चार्ज से हम लोग ये फील करते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स का। और चार्ज का मात्रा कूलम्ब होता है। क्यू बराबर आई इंटू टी, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, कूलम्ब आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब हम लोग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई की बात कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है वो दो तरह के होते हैं। एसी सप्लाई, जिसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। इसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज़ होता है। इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बदलता रहता है। उसी तरह डीसी की बात करते हैं तो डीसी में जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़ीरो होती है, या कह सकते हैं नहीं होती है। इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ नहीं बदलता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं डीसी और एसी का सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है। डीसी सीधी लाइन का होता है और एसी कुछ ऐसे बना होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है,
और डीसी सप्लाई को कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, सेल हो गया, बैटरी हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, ठीक है। इन चीज़ों से हम लोग डीसी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। डीसी में जो उसका परिमाण होता है वो लगातार डीसी वोल्टता लगातार परिमाण की होती है, ठीक है। मतलब कांस्टेंट होती है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड होता है, ठीक है। और डीसी का जो पोलैरिटी होता है वो प्लस और माइनस होता है, जिसका टर्मिनल जो होता है वो प्लस और माइनस होता है। देखिए यहाँ पर एक डीसी का सिंबल शो किया गया है आपका, जो कि इसका मैग्नीट्यूड सिम होता है, जबकि एसी का मैग्नीट्यूड हमेशा पोलैरिटी चेंज होता रहता है। और डीसी को प्राप्त करने के लिए हम लोग सेल, बैटरी या डीसी जनरेटर यूज़ करते हैं। यहाँ पर सेम वही डायग्राम लीनियर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक का डायग्राम दिखाया गया है, और यहाँ डीसी का एक सिंपल सा सर्किट दिखाया गया है, प्लस और माइनस। डीसी में दो टर्मिनल जो होते हैं वो प्लस और माइनस का टर्मिनल होते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रहा है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है। एक बात और, डीसी में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में होता है। डीसी में किसी तरह का इंडक्टर या कैपेसिटर नहीं होता है। एसी की बात करते हैं तो एसी जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता रहता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है, 50 हर्ट्ज़ जो कि अपनी भारत की फ्रीक्वेंसी है। और अलग जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो लोग 60 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज़ होता है, फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है हर्ट्ज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ये टाइम के साथ मैग्नीट्यूड इसका चेंज होता रहता है। फ्रीक्वेंसी में जो दो टर्मिनल होते हैं उसे फेस और न्यूट्रल कहते हैं। जो डीसी जो सप्लाई था उसमें जो दो टर्मिनल थे उसे प्लस और माइनस कहते हैं। एसी में जो दो टर्मिनल होते हैं उसे फेज़ और न्यूट्रल कहते हैं। सिंगल फेज जो नॉर्मली सप्लाई होता है वो 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ होता है। एसी में लाइन फैन सर्किट में जो सिंपल सप्लाई होता है वो 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ होता है। यहाँ पर देख सकते हैं लाइन और न्यूट्रल एसी सप्लाई के लिए शो किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है और ये डीसी करंट है, सॉरी एसी करंट है, करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। अब एसी को हम लोग कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो एसी जनरेटर बहुत सारे होते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, वो सारे से हम लोग एसी सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। या जो हमारे घर में आता है ट्रांसफार्मर से होके, वो भी हमारा एसी सप्लाई ही होता है। अब हम लोग ये ना जाने कि ट्रांसफार्मर से हमें बिजली मिलता है तो वहाँ बनता है, नहीं। ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है, वो बिजली किसी तरह का बनाता नहीं है। ट्रांसफार्मर से सिर्फ वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पोलैरिटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो पोलैरिटी टेस्ट करने के लिए हम लोग वोल्टमीटर प्रयोग करेंगे, और आगे हम लोग अभी परीक्षण में आपको बताएंगे कि कैसे आप पोलैरिटी टेस्ट कर सकते हैं। जो भी बैटरी होता है उसके प्लस टर्मिनल को प्लस टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और माइनस टर्मिनल को माइनस से कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज बताएगा, तो वो पोलैरिटी सही है। अगर वही पोलैरिटी को प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से कनेक्ट कर देंगे तो वो पोलैरिटी नहीं बताएगा, वोल्टेज नहीं बताएगा, और पता चलेगा कि पोलैरिटी वहाँ पर गलत है। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, प्लस को प्लस से कनेक्ट किया गया है और माइनस को माइनस से, तो आपको कुछ वोल्टेज दिखा रहा है 1.8 वोल्ट समथिंग दिखा रहा, तो इसकी पोलैरिटी सही है, करेक्ट पोलैरिटी इंडिकेशन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह इस फिगर को देखिए, इसमें क्या है, प्लस को माइनस से कनेक्ट किया गया है और माइनस को प्लस से। यहाँ पर कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा वोल्ट मीटर में, इसीलिए ये रॉन्ग पोलैरिटी है, ठीक है। तो वोल्टमीटर को आप ध्यान में रखेंगे, पोलैरिटी हमेशा सही रखेंगे जब भी वोल्टेज चेक करना हो तो, और वोल्टेज को चेक करने के लिए पोलैरिटी को सही रखेंगे, और उसमें वोल्टेज को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे वोल्टमीटर को। चलिए ये हमारा लास्ट टॉपिक अब है, जब हम लोग सेल और बैटरी में क्या अंतर है पहले ये हम आपको बता देते हैं। सेल जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है, बैटरी भी एनर्जी को स्टोर कर सकता है, लेकिन जब हमें बैटरी को पावरफुल बनाना हो तो बहुत सारे सेल को हम लोग कनेक्ट करते हैं। सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल इज़ कॉल्ड बैटरी, ग्रुप ऑफ सेल इज़ कॉल्ड बैटरी। तो हमें जब वोल्टेज को ज़्यादा चाहिए, हमें जब ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो सेल को सीरीज़ में ग्रुपिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सेल को सीरीज़ में ग्रुपिंग किया गया है, 2-2 वोल्ट के 3 सेल लगा हुआ है, और ये 6 वोल्ट आउटपुट आपको यहाँ पर मिल जाएगा,
ठीक है। मतलब कि वोल्टेज आपको जब इंक्रीज़ करना हो तो सेल को सीरीज़ में ग्रुपिंग कीजिए, और जब करंट को इंक्रीज़ करना हो तो सेल को पैरेलल में इंक्रीज़ कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं इस सेल का 1 एम्पियर कैपेसिटी है, इसका भी 1 एम्पियर है और इसका भी 1 एम्पियर है, और इसको पैरेलल में जब आप कनेक्ट करेंगे तो हमारा करंट रेटिंग बढ़ जाएगा, ये 3 एम्पियर कैपेसिटी का बैटरी हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो सेम होगा। तो जब करंट की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना हो तो हम लोग सेल को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। जब भी हमारा बैटरी के करंट पावर को इंक्रीज़ करना हो तो हम लोग सेल को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है। कुछ इफ़ेक्ट वह इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं, केमिकल इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। केमिकल इफ़ेक्ट जो होता है वो हमारा बैटरी वगैरह में यूज़ होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है। जब कंडक्टिंग लिक्विड के द्वारा विद्युत धारा गुजारा जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें विद्युत धारा फ्लो होने पर वो अपने अणुओं में विभक्त हो जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो उसे हम लोग कंडक्टिंग लिक्विड कहते हैं। ठीक है। और इसी में हम लोग केमिकल इफ़ेक्ट देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये सारे चीज़ें बैटरी में यूज़ होता है। ठीक है। बैटरी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेटल रिफाइनरी आदि में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसी तरह ऊष्मीय प्रभाव की बात करें तो कोई भी प्रतिरोध वाला चीज़ है। ठीक है। जब चालक में एक विद्युत पोटेंशियल सप्लाई अप्लाई करते हैं तो प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन के बहाव का विरोध करता है। ठीक है ना। जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो रेजिस्टेंस क्या करता है, वो उसका अपोज करता है, तो उसमें से हीट जनरेट होता है और इसी हीट का प्रयोग करते हैं प्रेस हीटर, इलेक्ट्रिक लैंप आदि में, तो इसे हम लोग हीटिंग इफेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है जो कि कंपास वगैरह में नॉर्मली हम लोग यूज़ होते हैं। ठीक है। जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट जो होता है वो जब ग्लास ट्यूब के कुछ भाग से इलेक्ट्रॉन गुजारा जाता है तो वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है। आयोनाइजेशन होने लगता है, उसमें इमिटिंग रेज होने लगता है, वो उसमें जो फास्फोरस वगैरह होता है वो मूवमेंट करने लगता है। जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गया, मरकरी वेपर लैंप हो गया, सोडियम वेपर लैंप हो गया, नियॉन लैंप हो गया, ये सब गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट पर काम करता है। नेक्स्ट हमारा स्पेशल रेज इफ़ेक्ट हो गया, इसको एक्स रेज भी बोलते हैं। ठीक है। लेज़र वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और शॉक इफेक्ट तो आपको पता ही है। आई थिंक सभी लोगों को इस इफ़ेक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी है। ठीक है। जब हम लोग को झटका लगता है तो उसे हम लोग शॉक इफ़ेक्ट भी कहते हैं। तो ये सारे इफ़ेक्ट था। इस इफ़ेक्ट से हम लोग विद्युत धारा को, क्योंकि विद्युत धारा को हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसका सिर्फ इफ़ेक्ट ही महसूस कर सकते हैं। लाइट फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में और हीट फॉर्म में, ये सारे फॉर्म में इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, शॉक के फॉर्म में। ठीक है। इसमें तो कभी कभी आदमी का मृत्यु भी हो जाता है, तो इसीलिए ये बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट 3 में। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।